रशिया यूक्रेन वॉर को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और यूक्रेनियन आर्मी रशियन एग्रेशन को एक टफ रेजिस्टेंस दे रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वॉर के करंट सिनेरियो को और साथ ही साथ जानेंगे कि रशिया इस वॉर में क्यों और कैसे हार रहा है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं इस वॉर में अब तक हुए की डेवलपमेंट्स के बारे में। पिछले कई महीनों से वेरियस सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू यूएस ने यूक्रेनियन बॉर्डर पर हो रहे हैवी रशियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को नोटिस किया और यूक्रेन को कॉशियस रहने को कहा, पर यूक्रेन ने इस वार्निंग को लाइटली लिया। 21 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के 2 एरियाज डोनेत्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। रशिया के इस मूव के रिटेलिएशन में यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर सैंक्शंस की फर्स्ट वेव इम्पोज कर दी। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दी और इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी, पर कोई भी कंट्री डायरेक्टली यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आया। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया है, जो रशियन बिजनेस को बहुत हार्डली हिट करेगा। ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने रशिया को एक्यूज किया है कि रशिया ने यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब यूज किया है, जो वर्ल्ड वाइड बैंड है। इतने सारे इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस के बाद भी रशिया ने इस वॉर को रोकने के बजाय और इंटेंसिफाई कर दिया है। जो भी एरियाज रेड कलर में हाईलाइटेड हैं वो रशियन आर्मी के अंडर आ चुका है। इस इन्वेजन के बाद से करीब 22 लाख यूक्रेनियंस अपना देश छोड़कर आसपास के कंट्रीज में जा चुके हैं। इस वॉर में रशिया भी काफ़ी हैवी प्राइस पे कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक रशिया इस वॉर को चलाने के लिए हर दिन 20 बिलियन यूरोज खर्च कर रहा है। मिलिट्री वाइज भी रशिया को काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन के बीच अभी तक 4 राउंड ऑफ पीस टॉक्स हो चुके हैं, पर अभी तक कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला है। इस वॉर की स्टार्टिंग से अब तक रशिया के ऊपर मानो सैंक्शंस की बारिश सी हो गई है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन सेंट्रल बैंक के $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दिए हैं। रशियन बिजनेसमैन और बिलियनियर्स के फॉरेन प्रॉपर्टीज को भी फ्रीज कर दिया गया है। पुतिन और रशियन मिनिस्टर्स के भी फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। रशिया को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जाने पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं। यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अपने एयर स्पेस को रशियन प्लेन्स के लिए बैन कर दिया है। प्राइवेट कंपनीज भी रशिया को छोड़ रही हैं, फिर चाहे बड़े फूडिंग ब्रांड्स मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स या कोका कोला हो, या फिर कार कंपनीज जैसे फोर्ड, मर्सिडीज, जैगुआर। पेमेंट गेटवे कंपनीज वीज़ा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी रशिया में अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया है। यहाँ तक कि ऑयल कंपनीज ने भी रशियन एनर्जी सेक्टर में अपना स्टेक कम करने की बात कही है। रिसेंटली यूएस ने रशियन क्रूड ऑयल को भी बैन कर दिया है, पर पुतिन को इन सैंक्शंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या आम रशियन नागरिक भी यही सोचता है? ऐसा नहीं है। रशिया में प्रोटेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, पर इन सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस ने आम रशियन नागरिक को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया है। इन प्रोटेस्ट में अब तक हजारों सिविलियंस को अरेस्ट किया जा चुका है। अब आप सोचेंगे कि रशिया जैसी पावरफुल मिलिट्री को यूक्रेन कैप्चर करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? पहली चीज़ तो ये है कि यूक्रेन रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और रशिया ने इस वॉर की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, जबकि यूक्रेन 2014 की क्राइमिया इंसिडेंट के बाद से ट्रेनिंग और प्लानिंग कर रहा है। रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन की टेरेन का नॉलेज ना के बराबर है, जबकि यूक्रेनियन आर्मी को होम एडवांटेज मिल रहा है। जेलेंस्की के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मोटिवेशन की वजह से सिविलियंस भी चार्ज्ड अप हो गए हैं। रशियन इन्वेजन की सबसे बड़ी गलती स्ट्रैटेजिक एरर्स हैं। रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन को बहुत लाइटली लिया और इनिशियल डेज में बहुत कम से कम ट्रूप्स भेजे।
रशियन आर्मी को एक मेजर साइकोलॉजिकल शॉक तब लगा जब रशियन मिलिट्री के टॉप कमांडर इस वॉर में मारे गए। खैर, सबने इस वॉर की स्टार्टिंग से देखा है कि लोगों ने रशिया को एग्रेसर कहा है और यूक्रेन के लिए सिंपैथी शो की है, पर हम एक न्यूट्रल वे में रशिया और यूक्रेन दोनों के नज़रिए से इस इवेंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रशिया ने इस वॉर को कैसे जस्टिफाई किया है। अप्रैल 2005 में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूएसएसआर का टूटना 20वीं सेंचुरी का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट था। वैसे तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 नए देश बने थे, पर यूक्रेन से रशिया का कुछ खास लगाव है। पुतिन का मानना है कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस में सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल क्लेम्स के बेसिस पर इस वॉर को जस्टिफाई करें तो ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि बहुत से देशों के हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं। चाइना भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपनी एंशियंट टेरिटरी मानता है। मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जो एंशियंट टाइम में किसी और देश को बिलोंग करते थे, पर इस बेसिस पर वॉर स्टार्ट करना जस्टिफाइड नहीं होगा। यूक्रेन पर रशियन एग्रेशन का दूसरा मेजर रीजन कि वेस्टर्न कंट्रीज कोल्ड वॉर के टाइम से रशिया को हेट करती हैं। 1949 में बनाया गया नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ रशिया को काउंटर करना था। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशियन इकोनॉमी वीक हो गई और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस ने रशिया को बिल्कुल कॉर्नर आउट कर दिया, जिसकी वजह से रशिया चाइना पर हैविली डिपेंडेंट हो गया है। रशिया का मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को थ्रेटन करने के लिए यूक्रेन को यूज कर रही हैं। अगर हम रशिया के इस स्टेटमेंट को एक न्यूट्रल वे में एनालाइज करें तो ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड वॉर्स को लेकर हिपोक्रेटिक है। वेस्टर्न कंट्रीज रशिया यूक्रेन वॉर को इतना सीरियसली इसीलिए ले रही हैं क्योंकि उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जबकि वहीं वेस्टर्न कंट्रीज को यमन और अफ्रीका में होने वाले वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हो गई जब इंग्लैंड के प्रिंस विलियम ने कहा कि वॉर जैसी चीज़ें तो अफ्रीका और एशिया में होती हैं, यूरोप में नहीं। पर शायद प्रिंस विलियम की हिस्ट्री थोड़ी वीक है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मॉडर्न वर्ल्ड के दो सबसे बड़े वॉर्स यूरोप में लड़े गए हैं। हम इस बात से पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज के यूक्रेन में अपने इंटरेस्ट हैं, और रशिया भी इसी बात को लेकर टेंशन में है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो रशिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। अब इस वॉर को यूक्रेन के नज़रिए से समझते हैं। यूक्रेन की जो भी हिस्ट्री रही हो, पर अब यूक्रेन एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री है और यूक्रेन को अपने इंटरनल डिसीजंस लेने का पूरा हक है। अगर हम यूक्रेन के नज़रिए से देखेंगे तो रशिया एक एग्रेसर ही दिखेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इस इवेंट को आप कैसे देखते हैं। इस वॉर के स्टार्ट होने की वजह से अमेरिका को भी हैवी इमेज लॉस हुआ है। अमेरिका का ग्लोबल सुपर पावर का स्टेटस खत्म होता दिख रहा है। अफगानिस्तान और यूक्रेन ब्लंडर के बाद कोई भी कंट्री अब यूएसए पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जर्मनी, जो एक नेटो कंट्री है और अपने डिफेंस के लिए बहुत हद तक यूएस पर डिपेंड करता है, उसने अपना डिफेंस बजट काफ़ी बढ़ा दिया है। जापान, जिसका यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट है, उसके बाद भी जापान अब न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड कर रहा है। ताइवान भी इस वॉर को बहुत क्लोजली देख रहा है और ताइवान को भी डर है कि कहीं यूएस ने यूक्रेन में जो स्टांस रखा था, कहीं वो ताइवान इन्वेजन के टाइम पे भी ना हो। अब समझते हैं कि इंडिया का इस वॉर को लेकर अभी तक जो स्टांस रहा है वो कहाँ तक सही है। इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करने की थी। ऑपरेशन गंगा के तहत 16,000 इंडियंस को सेफली इवैक्यूएट किया जा चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली 2 इंडियंस की रशियन फायरिंग में जान चली गई। इंडिया ने अपने सिटीजन्स के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के भी सिविलियंस को यूक्रेन से रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ वोट करने से भी मना कर दिया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर काफ़ी प्रेशर बनाया रशिया के अगेंस्ट वोट करने के लिए। अब इंडिया के इस मूव को आप कैसे देखते हैं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन ये आता है कि
कि क्या इस वॉर को टाला जा सकता था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन को लेकर काफ़ी टाइम से सीरियस था, पर वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को सीरियसली नहीं लिया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पॉलिसीज यूक्रेन के रिगार्डिंग काफ़ी वीक थी। अगर यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टांस रखता और किसी भी कंट्री के साथ अलाइन ना होता तो शायद रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट न महसूस होता। अब लास्ट में समझते हैं कि क्या रशिया इस वॉर को हार रहा है। रशिया भले ही इस वॉर को जीत ले, पर इकोनॉमिकली रशिया इस वॉर को हार रहा है, क्योंकि रशिया अब पूरे वर्ल्ड में मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री बन चुका है। रशिया की करेंसी रूबल अपने हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुकी है। हम सब यही चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर इस वॉर को डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू खत्म करें। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।